हेलो एवरीबॉडी, अपने पीछे देख सकते हो अपनी प्यारी किया सेल्टॉस। और आपको तो पता ही है कि पूरी पानी में डूबने के बाद गाड़ी फाइनली बन के हो चुकी है रेडी। तो आज फाइनली मैं आपको इसका एक ड्राइव रिव्यू देने वाला हूं डूबने के बाद। क्योंकि देखो, ऊपर ऊपर से कार चमक रही है, डूबने की कोई भी निशानी इसमें नहीं है। बट एक गाड़ी का मेन जो पर्पस होता है वो है पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रबल फ्री जाना। तो आज यही देखने वाले हैं कि गाड़ी जो है चलने में पहली जैसी है या फिर इसकी चाल बिगड़ चुकी है। तो गाड़ी को भगाने से पहले कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। उससे पहले ज़रा एक बार होल्ड करके चाबी से स्टार्ट करके देख लेते हैं कि ये वाला फीचर काम कर रहा है या फिर नहीं। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। नॉइज़ आप खुद सुनो, बिल्कुल ना के बराबर नॉइज़ है। मतलब पहले भी इसका तो कोई वैसे फालतू का कोई नॉइज़ नहीं था, क्योंकि हुंडई किया का जो डीजल इंजन है भयानक रिफाइंड माना जाता है। अभी और भी ये स्मूथ हो चुकी है। क्यों स्मूथ हो चुकी है, चलते चलते मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंशन ना लो, गाड़ी का A to Z सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाड़ी हो चुकी है लॉक, इसको कर लेते हैं अनलॉक और घुसते हैं बॉस। जस्ट रिफाइनमेंट लेवल आप अंदर खुद देखो गाड़ी की कितनी ज़बरदस्त। डाल लेते हैं सीट बेल्ट, उसके बाद चलते हैं और देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वैसे गाड़ी में स्टीयरिंग का काम हुआ है तो उसकी वजह से दो तीन छोटी मोटी इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको चलते चलते सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको दोबारा रोड पे भगा के। थोड़ा सा नॉर्मली खींच के देखते हैं, बिल्कुल हार्श एक्सेलरेशन तो नहीं करने वाले। ये देखो, अरे भाई यार, ये डीजल का ये जो फील है ना, जो आपको टॉर्क रश ये देता है, वो तो आपको टर्बो पेट्रोल में भी मिलता है। बट जो भी बोलो, डीजल की तो बात ही कुछ और है ना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। तो पिकअप वगैरह इनिशियली ठीक है। वैसे कलकत्ते में हम चला रहे हैं शहर में, तो 60 के ऊपर जा नहीं सकते, हर जगह स्पीड कैम लगे हुए हैं, फालतू का चालान क्यों काटना। और बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, यहाँ पे स्टीयरिंग का काम हुआ है, जिससे क्या है, मतलब जो स्टीयरिंग कॉलम है, कायदे से तो पूरा कॉलम ही हमको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि पूरी डूब चुकी थी। बट वो कॉलम हमने चेंज नहीं किया, हमने जस्ट इसको सर्विस किया है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, स्टीयरिंग का जो वेट है ना, आइडल स्पीड पे पहले के मुकाबले थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। मतलब ऐसे अगर मैं काटूँ तो बहुत भारी तो नहीं कहेंगे, मतलब जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आती है उस लेवल की तो भारी नहीं है, बट पहले जितना वेट था उससे कह सकते हो 10% वेट इसका आइडल स्पीड पे ऐसे बढ़ा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, गाड़ी का जो स्टीयरिंग का क्लॉक स्प्रिंग है वो भी चेंज किया गया है, क्योंकि वो पूरा हो चुका था खराब। क्लॉक स्प्रिंग से बेसिकली क्या होता है, गाड़ी का एयरबैग ले लो, हॉर्न ले लो, स्टीयरिंग कंट्रोल ले लो, ये सब कुछ जो स्टीयरिंग के साथ कनेक्शन बनाता है उसके लिए होता है। तो वो चीज़ अपना चेंज है। तो फिलहाल मैं आपको जस्ट एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हमने जो अभी जो नया क्लॉक स्प्रिंग लगाया है ये ओरिजिनल किया या फिर हुंडई का नहीं है, ये एक चाइनीज़ हमने माल लगाया है, क्योंकि ओरिजिनल अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे जुगाड़ू काम हुआ है, जस्ट टेम्पररी बेसिस के लिए ये चाइनीज़ माल लगाया गया है। ओरिजिनल पार्ट आने में 8 से 10 दिन लगेंगे, तो जब तक वो नहीं आ जाती तब तक इस चाइनीज़ जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अगर वेट करते हैं ना तो गाड़ी मिलते मिलते और 8-10 दिन हो जाते, जो कि मैं नहीं चाहता था। जब मैकेनिकली रेडी है, मैं इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द लेना चाहता था। तो जो चाइनीज़ क्लॉक स्प्रिंग है उसको लगाने का नुकसान मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। जो स्टीयरिंग कंट्रोल है ना, लेफ्ट साइड का देख सकते हो, ये मोड वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, ये सब तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड वाले जितने भी कंट्रोल्स है काम कर रहा है। प्रॉब्लम है राइट साइड वाले में। राइट साइड वाला कोई भी कंट्रोल काम नहीं कर रहा। ये देखो, MID को अगर मैं ऐसे बदलना चाहूँ, डिस्प्ले यहाँ पे बदल नहीं रहा, कुछ भी मैं करूँ इसका डिस्प्ले बदल नहीं रहा, और क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ से नहीं लग रहा है। तो ये टेम्पररी 8-10 दिन का थोड़ा सा दुख आप कह सकते हो। उसके बाद जब ओरिजिनल माल लग जाएगा ये इशू भी चली जाएगी। दूसरा जो एक इशू गाड़ी में है, अभी मैं चला के देख रहा था, मतलब डिलीवरी लेने के बाद मैंने लगभग 140 किलोमीटर गाड़ी को चला दिया है। तो उसमें मैंने जो फील किया है ना, गाड़ी का जो AC का परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी मेरे को डाउन लग रहा है। मतलब जो कूलिंग है उस लेवल की अभी नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि AC की गैस की दिक्कत है, गैस वगैरह बिल्कुल सही है। क्या होता है, AC में एक एक्सपेंशन वाल्व बोल के चीज़ होता है, वो अपना हो चुका है पूरी तरह से चोक, गंदा पानी घुसने की वजह से। तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा महंगा पार्ट नहीं है, वो 1500 के करीब उसका प्राइस है। तो वो भी 4-5 दिन में आ जाना चाहिए। तो उसके आने के बाद जो अपना AC का दिक्कत है वो भी पूरी तरीके से चला जाएगा। तो दिक्कत की बात करें तो गाड़ी में केवल यही दोनों दिक्कत है, और कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और हाँ,
ये जो चाइनीज़ हमने क्लॉक स्प्रिंग लगाया है ना, इससे क्या हो रहा है, जब मैं स्टीयरिंग को काट रहा हूँ इससे एक नॉइज़ आ रही है, आप खुद सुनो। एक ज़ू 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 करके एक नॉइज़ आप देख रहे हो, घिसने की नॉइज़, वो ऑब्वियसली एक चाइनीज़ माल लगाया गया है, तो अपनी गाड़ी के साथ वो एग्जैक्टली कॉम्पैटिबल तो नहीं है, तो इसीलिए वो नॉइज़ है। जब नया क्लॉक स्प्रिंग आ जाएगा तो वो दिक्कत भी चली जाएगी। इश्यूज़ की बात करें तो केवल यही इश्यूज़ थे। अब जो ड्राइविंग है उस पे आते हैं, उस पे मेन बातचीत कर लेते हैं। तो मैं जो इंजन की स्मूथनेस की बात कर रहा था ना, कि इंजन मेरे को पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ लग रही है, उसके प्राइमरीली 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न अपना हो गया क्योंकि अपनी गाड़ी के इंजन के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ना, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे खुल चुके थे। इंटरकूलर ले लो, टर्बो ले लो, फिर ईजीआर ले लो, फिर डीपीएफ ले लो, जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं सारे यहाँ पे खुले थे और अच्छी तरीके से साफ भी हुए थे। और साफ करने के बाद वहाँ से भर भर के कार्बन निकला था। तो सिंस सारा अपना जो जितना कार्बन डिपॉजिट था सारा गाड़ी से क्लीन हो चुका है इंजन से, तो इसीलिए स्मूथनेस अभी नेक्स्ट लेवल की तो हो ही गई है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आज तक गाड़ी का मैंने हर एक सर्विस किया के ऑथोराइज वर्कशॉप से करवाया था। आपको पता नहीं होगा बट किया में वो लोग जो इंजन ऑयल डालते हैं ना, बिल्कुल सस्ता क्वालिटी का सर्वो का एक नॉर्मल इंजन ऑयल डालते हैं, जो कि आप कह सकते हो 3-4 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही काली पड़ जाती है। तो क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस बार मैंने क्या किया है, मैंने प्रॉपर फुल्ली सिंथेटिक वुर्थ कंपनी का इंजन ऑयल लगाया है, डलवाया सॉरी, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। तो इन 2 फैक्टर्स की वजह से इंजन का जो स्मूथनेस है अभी भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। मैं तो कहता हूँ डूबने के पहले जितना स्मूथनेस था ना, उससे भी 15 से 20% इसका जो स्मूथनेस है वो बढ़ चुका है। बाकी अभी मैंने ब्रेक मार के देख लिया, ब्रेकिंग में भी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ब्रेकिंग इज रियली डिसेंट, मतलब डूबने के पहले जो ब्रेकिंग थी उससे 5 से 10% ब्रेकिंग में इंप्रूवमेंट आया है। ब्रेकिंग में इंप्रूवमेंट के भी कुछ यहाँ पे रीजंस है। पहला तो हो गया अपना जो ब्रेक फ्लूइड है, बार बार फ्लशिंग करके उसको चेंज किया गया है। फिर जो ब्रेक की लाइंस है वहाँ से हवा ब्लीड करके सब कुछ निकाला गया है। एंड थर्ड, जो ब्रेक पैड है सामने के वो भी हमने चेंज कर डाले हैं। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से ब्रेकिंग मेरे को थोड़ी सी बेहतर लग रही है। बिल्कुल शार्प ब्रेकिंग तो नहीं है, उसका रीजन ये है कि अपने जो टायर्स है ना, वो कह सकते हो लगभग 80% घिस चुके हैं, क्योंकि गाड़ी में अभी भी बिल्कुल स्टॉक टायर्स ही चल रहे हैं, जो कि लगभग 42,000 किलोमीटर चल रहे हैं। तो अभी इसकी जो लाइफ है बिल्कुल ना के बराबर बाकी है। तो इसीलिए ब्रेकिंग गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, सिंस टायर्स हो चुके हैं पुराने और पूरे घिस चुके हैं, वर्न आउट हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ी सी डाउन लग रही है। टायर चेंज करने के बाद ब्रेकिंग बिल्कुल ओके अपनी हो जाएगी। बाकी बिल्कुल जो खींच के ब्रेक मारना है वो सब चीज़ तो मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि समझ ही सकते हो भाई, इतने टाइम बाद गाड़ी बन के अपने हाथ में आई है, ब्रेक पैड वगैरह चेंज किए गए, तो फालतू वो सब हरकतें करके क्यों ही गाड़ी को डैमेज करना है। और बिल्कुल खींच के एक्सेलरेशन करना 0 to 100 वो सब चीज़ ना तो मैं कभी पहले करता था और ना कभी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, बट जनरली जो लोग ऐसे गाड़ी को चलाते हैं बिल्कुल खींच के निकालना, एकदम एंड मोमेंट में खींच के ब्रेक मारना, वो लोग कह सकते हो मेरे हिसाब से इमेच्योर है, बिकॉज दिस इज अ ट्रू साइन ऑफ इमेच्योरिटी। क्योंकि इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान तो आपका गाड़ी का ही हो रहा है ना। जस्ट अगर आप खींच के एक्सीलेट करते हो थोड़ा सा ऐसे पीछे जाओगे, खींच के ब्रेक मारोगे थोड़ा सा आगे जाओगे, इस चक्कर में गाड़ी की बैंड क्यों बजाना। तो ये जो भी ज्ञान की बातें हो गई, मेरे हिसाब से जो लोग इस तरह से गाड़ी चलाते हैं दे आर नॉट कार लवर्स, दे लव ड्राइविंग बट दे डोंट लव देयर कार। तो छोड़ो, ये थोड़ा सा मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर आप कमेंट करते हो कि यार तूने ब्रेकिंग की बात की बट तूने ब्रेक टेस्ट नहीं किया, तूने एक्सेलरेशन खींच के नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, मैंने सोचा कि आपको अभी क्लैरिफाई कर दूं। ये देख सकते हो नई सिएरा जा रही है, इसका कोई मिड वेरिएंट है, आपको कैसी लग रही है बताओ यार। वाइट में तो काफ़ी सूनी सूनी सी लग रही है, रेड में या फिर येलो में इसका जो फील है, वाइट में आई डोंट नो, मेरे को उतनी कुछ खास जम नहीं रही। बट गाड़ी का रोड प्रेजेंस अच्छा है, दिखने में तो काफ़ी बड़ी काफ़ी ऊंची लगती है, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट। बाकी क्लच की फील की बातचीत करें तो अपना जो क्लच है ना, ये भी मेरे को पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ लग रहा है, क्योंकि जो गियर ऑयल है वो भी 2-3 बार यहाँ पे बदल चुका है। तो क्लच का भी स्मूथनेस मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। क्लच किया सेल्टॉस का काफ़ी डीप है, जो डीजल का क्लच है, तो डीप तो पहले के मुकाबले अभी भी है, वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वेट की बात कर रहा था ना, क्लच का वेट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, उतना भारी नहीं लग रहा है जितना मेरे को डूबने के पहले थोड़ा सा इसमें जो वेट है वो आया था। गियर शिफ्टिंग की अगर बातचीत करें तो गियर शिफ्टिंग में मेरे को बिल्कुल पहले जैसा ही यहाँ पे लग रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पहले भी जो इसकी गियर थी काफ़ी स्मूथ ही थी। यहाँ पे कोई गियर में ना ही नॉचीनेस था, ना ही ज़्यादा वेट था, ना ही कोई दिक्कत था। तो गियर शिफ्टिंग पहले भी ज़बरदस्त थी
अभी भी ये अपना ज़बरदस्ती है। ये जो आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है ना, ये तो सिंस रीसेट है, मतलब गाड़ी में जब वर्कशॉप में काम चल रहा था तब से ये रीसेट है। तो गाड़ी इसको कंसिडर करना गलत होगा गाड़ी की ट्रू माइलेज। और सिंस ये बटन्स काम नहीं कर रहे इसीलिए मैं आपको इंस्टेंट माइलेज दिखा भी नहीं सकता। बट जितना मैंने 150 किलोमीटर के कुछ लगभग चलाया है, उसमें मेरे को जितना पता चला गाड़ी शहर में 15 साढ़े 15 के करीब माइलेज दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोलकाता का ट्रैफिक आप देख ही सकते हो, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक्स इन इंडिया। इतना कंजेशन, इतना भर भर के ट्रैफिक का लोड रोड पे। बट जो भी हो, इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो माइलेज काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी दे रही है। अब मेन बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल, काफ़ी एक अनपॉपुलर मेरा ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है। देखो, मैं जिस किया सेल्टॉस में बैठा हूँ 2022 की किया सेल्टॉस, इसका जो सस्पेंशन है इसको काफ़ी स्टिफ माना जाता था। और मैंने भी खुद अपनी काफ़ी पुरानी वाली वीडियोस में बताया भी था कि गाड़ी की सस्पेंशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टिफ लगती है। बट बताऊँ क्या हुआ, डूबने के बाद, इतना सब कुछ काम करने के बाद, इसकी जो स्टिफनेस है ना, मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है। आई डोंट नो। एंड माइंड यू, गाड़ी में सस्पेंशन रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ है। बट फिर भी मेरे को पहले के मुकाबले कह सकते हो 5% सॉफ्ट लग रही है। स्टिफनेस तो अभी भी है, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बटर स्मूथ सस्पेंशन है, बट पहले जितनी स्टिफनेस थी ना, उससे कह सकते हो 5% यहाँ पे स्टिफनेस कम हुई है। तो ये कैसे कम हुई है मेरे को खुद आइडिया नहीं है। तो जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। बट फिर भी जो सस्पेंशन है ना, इसका मैंने एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं शायद नेक्स्ट महीने वो सस्पेंशन का काम कराऊं। एंड माइंड यू, ये काम आज तक इंडिया में किसी ने नहीं करवाया है। बहुत ही एक्सक्लूसिव ये वाला काम होने वाला है। तो उस वाली वीडियो के लिए आप सब बने रहना कि ऐसा क्या होगा किया सेल्टॉस के सस्पेंशन में, जिससे कि इसकी जो राइड क्वालिटी है पहले के मुकाबले बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सस्पेंशन की बातचीत हमने कर दी है। और स्टीयरिंग रिलेटेड थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्योंकि जो स्टीयरिंग का इसमें काम हुआ है। वेट की तो मैंने बात कर दी, जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो कैसा है ये भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मल ऐसी स्पीड पे उतना ज़्यादा डिले नहीं है जितना मतलब पहले था। स्टीयरिंग जो फीडबैक है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और एक्चुअली पता है, ये जो हैवीनेस आया है ना, इससे अब हाईवे में इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में कॉन्फिडेंस आएगा। तो वैसे हाईवे मैं एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ, 500 किलोमीटर की ट्रिप पे नेक्स्ट वीक ही मैं जा रहा हूँ। तो शायद मैं बना भी सकता हूँ उसका वीडियो कि डूबने के बाद ट्रिप में चलने लायक गाड़ी है या फिर नहीं। अगर हो सके तो मैं माइलेज टेस्ट भी एक टैंक टू टैंक प्रॉपर तरीके से कर दूंगा कि डूबने के बाद प्रॉपर माइलेज गाड़ी अपनी क्या निकाल के दे रही है। बाकी मैं बात करूँ ना, स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त है, जितना काटना चाहो उतना काट रही है, कोई फालतू का डिले नहीं है। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सब कुछ मैंने गाड़ी लेते ही करवा लिया है, तो उसकी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भाइयों का क्वेश्चन था कि जो स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी है वो कैसी है, मतलब स्टीयरिंग काटने के बाद अपने आप अपनी जगह वापस आ रही है या फिर नहीं। तो इसको भी ज़रा एक बार कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट। स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी को ये देख सकते हो, स्टीयरिंग पट से बिल्कुल वापस अपनी जगह आ जाती है। तो आई थिंक मेजर सारे ही पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे कवर करके बता दिए ड्राइविंग रिलेटेड की गाड़ी एग्जैक्टली चल कैसी रही है। एक जस्ट चीज़ मेरे को आपको थोड़ा सा बताना था, गाड़ी का जो अपना ABS का सामने का पंप है ना, वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो उस ABS पंप से ABS रिलेटेड फीचर्स तो काम करते ही है, प्लस इवन जो अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल होल्ड वगैरह है, इन सब फीचर्स को भी वो वाला पंप कंट्रोल करता है। तो अब देखना यही है कि पंप चेंज करने के बाद वो वाले सारे फीचर्स गाड़ी में काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो एक सेकेंड, जो ट्रैक्शन कंट्रोल है इसको दबा लेते हैं। देख सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल अपना डिसेबल हो चुका है। इसको होल्ड करके रखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल भी अपना डिसेबल हो चुका है। तो गाड़ी में जो हिल होल्ड वाला फीचर है वो काम कर रहा है कि नहीं, एक बार मैं ज़रा टेस्ट करना चाहता हूँ। सामने यहाँ पे देख सकते हो ऊंचा सा एक रैंप है, गाड़ी को पहले थोड़ा सा रैंप पे चढ़ाते हैं। ऐसे चढ़ा दिया। अब इसको एक बार देखते हैं कि देखो मैंने ब्रेक छोड़ दिया है, क्लच मैंने सिर्फ दबाया, ये ब्रेक छोड़ दिया, गाड़ी पीछे नहीं सरकी, 3 सेकंड रुकी फिर सरकी। दोबारा करते, देखो सिर्फ क्लच पे पैर है, क्लच मैंने पूरा दबा के रखा है, ऐसा ही नहीं कि मैंने हाफ क्लच करके रखा है, देखो पूरा दबाया। ब्रेक मैंने छोड़ दिया, गाड़ी स्टिल है, अब जाके पीछे गई। तो हिल होल्ड भी अपना बढ़िया तरीके से गाड़ी में काम यहाँ पे कर रहा है। तो यही था एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू ऑफ आर लवली किया सेल्टॉस आफ्टर रेस्टोरेशन। तो इन अ नटशेल अगर मैं बातचीत करूँ तो मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं है इसके ड्राइविंग रिलेटेड। मेरे हिसाब से उल्टी और बेहतर ये चल रही है पहले के मुकाबले, मतलब स्मूथनेस की बातचीत करें,
और भयानक लेवल की स्मूथ हो गई है और चलाने में पहले से भी ज़्यादा अब इसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि देखो मैकेनिकली तो बेहतर चल ही रही है, प्लस इतने टाइम बाद मैं इसको चला रहा हूँ ना, तो वो भी अलग ही फील है। तो इसीलिए मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ एंड फुल क्रेडिट गोज टू सूजर्स ऑटो स्पा, जहाँ से मैंने ये वाला टोटल काम करवाया। मतलब इतनी बारीकी से, इतनी डिटेलिंग से हर एक उन्होंने काम किया ना, आप खुद देख सकते हो पूरी गाड़ी डूबी हुई है थी, लेकिन फिर भी चलने में 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई वार्निंग लाइट वगैरह है, चेक इंजन लाइट वगैरह, ना कोई इंजन में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। अब जो छोटी मोटी मैंने आपको दिक्कतें बताई है वो भी हफ्ता 10 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, उसके बाद तो गाड़ी बिल्कुल अपनी परफेक्ट हो जाएगी। जस्ट अपना जो ओडोमीटर रीडिंग है इसको बैक करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर मैंने सेकंड हैंड लगवाया है, गाड़ी डूबने से पहले चली थी 42,000 के लगभग, और सिंस ये सेकंड हैंड मीटर है इसीलिए 1,90,000 की रीडिंग दिखा रही है। तो इतना रीडिंग लेके मैं क्या ही करूँ, डूबने के पहले जो रीडिंग था उस पर मैं इसको दोबारा कर दूंगा रीसेट, देन कार इज़ एज गुड एज न्यू, और कह सकते हो एज गुड एज इट वॉज बिफोर। तो यही था एक ड्राइविंग रिव्यू। आप लोग बताओ ये वाला ड्राइव रिव्यू आपको कैसा लगा। बहुत लोग आप में से जानना चाहते थे कि गाड़ी में तेरा एग्जैक्टली टोटल खर्चा कितना हुआ, ये जो तूने पूरा रिस्टोर करवाया गाड़ी को, इसमें खर्चा कितना हुआ। डोंट वरी, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो इसी हफ्ते डालने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक एक पार्ट जो गाड़ी में चेंज हुआ है, सभी पार्ट्स का इंडिविजुअल खर्चा, और एंड में जो टोटल अपना बिल हुआ है, कितने पैसे अपने को लगे हैं पूरी गाड़ी को रिस्टोर करने में, सब कुछ मैं आपको प्रॉपर ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और डिटेल वे में दिखाने वाला हूं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है इंश्योरेंस रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक्सपायर होने वाला है। तो इंश्योरेंस में भी कुछ लूप होल्स, कुछ कैचेस, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो उस वीडियो के लिए बने रहना। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। अपनी नई रिबॉर्न सेल्टॉस पे और कौन कौन सी वीडियोस नेक्स्ट देखना चाहते हो कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो सब वीडियोस आपको दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।